हेलो एवरीवन। आज से हम भारतीय न्याय संहिता 2023 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है एडवोकेट हर्षित पारिक और मैं एक लॉ लर्नर हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी लॉ का सब्जेक्ट है उसको दो तीन टीचर्स से पढ़ लेते हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाता। उसका रीज़न ये है कि हम उस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि वो सब्जेक्ट हमें याद हो जाए और हम उसे रट लें, पर लॉ ऐसे नहीं पढ़ा जाता। लॉ को पढ़ने का एक सर्टेन तरीका है। अगर आप इसको बहुत गिमिकी करके पढ़ेंगे, आप इसको बहुत इमेजेस के थ्रू और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को समझा जाता है बजाय रटने के। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम जिस भी सब्जेक्ट को, जैसे हमारा एक हमने पीएमएलए स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा पीएमएलए का। हम उसमें भी हर डेफिनेशन को हमने इलस्ट्रेशन से समझा है, एग्जाम्पल से समझा है। वैसे ही हम बीएनएस को भी पढ़ेंगे। बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि जो मेरे लेक्चर्स हैं, अगर आप ये मेरे लेक्चर्स को लेते हैं तो आप इनके रनिंग नोट्स बना लीजिए। रनिंग नोट्स होते हैं रफ नोट्स, जिनको हम नॉर्मली बचपन में लेते थे जब हम कोचिंग क्लासेस वगैरह में जाते थे, तो हम उनको फटाफट में लिख लेते थे और फिर जो भी टीचर हमें बुक वगैरह रेफर करने को बोलते थे हम उसको पढ़ के और उन नोट्स को फेयर करते थे। अगर मैं आपको मेरे नोट्स अभी यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ तो उससे कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। ये वही चीज हो जाएगी जो अभी तक आप करते हुए आए हैं। आप हमेशा से वही, इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, ये बुक ले ली, वो बुक ले ली। मटेरियल इकट्ठा करने से लॉ समझ में नहीं आता। लॉ को लॉ की तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनके रनिंग नोट्स ले लीजिए और फिर कोई भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप उसको रीड कीजिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हाँ, और एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि हम साथ साथ में केस लॉस को कवर करते हुए चलेंगे। हम केस लॉस को छोड़ेंगे नहीं, केस लॉस को कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, केस लॉस को कवर करने का रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, एग्जाम में हमें केस लॉस पूछे जाते हैं दो तरीके से। या तो केस लॉस को कोई अगर लैंडमार्क जजमेंट है तो उसको डायरेक्टली ऐसे बोल दिया जाता है कि आप इस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ वो बताइए। जैसे कई बार के एम नानावटी पे क्वेश्चन देखा है मैंने। के एम नानावटी सडन एंड क्रेव प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इस पे मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है। या तो इसमें ऐसे पूछ लेते हैं, या फिर आपको बोल देते हैं कि भाई अपने जजमेंट को सब्सटेंशिएट कीजिए कोई भी लैंडमार्क जजमेंट से। तो दो तरीके से हमें जजमेंट को पढ़ना होता है। अब कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि जजमेंट पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। उसका प्राइमरी रीजन मैं बताता हूँ आपको। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप उस जजमेंट को रटने की कोशिश करते हैं। देखिए, जजमेंट को पढ़ना क्यों है, वाई वी हैव टू रीड जजमेंट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन को समझना है। ठीक है, अब देखिए, हमें क्यों पढ़ना है प्यारेलाल का केस, हमें क्यों पढ़ना है प्यारेलाल का केस, या हमें क्यों पढ़ना है के एन मेहरा का केस। ये दोनों ही केस आपके थेफ्ट से रिलेटेड है। ये क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि के एन मेहरा के केस में बोला गया था कि थेफ्ट फॉर अ मोमेंट इज अ थेफ्ट। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी कोई चीज को यहां से वहां मूव किया तो थेफ्ट हो जाएगा। वो थेफ्ट के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल कर देता है। इसीलिए हमें पढ़ना है प्यारेलाल का केस। और अगर आप ऐसे इंटरप्रिटेशन के थॉट से पढ़ेंगे ना तो आपके केसेस के नाम लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप विद इन कमिंग क्लासेस देख लेंगे ये चीज को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बीएनएस के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्या है बीएनएस के? देखिए, पहली चीज तो कि इसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं उन्हें तो अब आईपीसी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99.99% केसेस में अब आईपीसी के जज या कोई भी एग्जाम में आने की चांसेस नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक राजस्थान में वैकेंसी आई थी जीएलओ की, उसमें पहले सिलेबस में आईपीसी था, उसको भी अब चेंज करके बीएनएस कर दिया गया है। तो आईपीसी, अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उन्हें तो आईपीसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। और जिन भी स्टूडेंट्स को आईपीसी जिन्होंने पढ़ रखी है वो धीरे धीरे बीएनएस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसने आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया। बहुत सारी रीजंस है। आईपीसी जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आता था, और आईपीसी जो था वो पनिशमेंट सेंट्रिक लॉ था। पर जो अब वाला जो बीएनएस है, बोला जा रहा है कि वो विक्टिम सेंट्रिक है और उसका फोकस न्याय पे है। ठीक है, तो हम इसके बेसिक्स में देखते हैं। फर्स्ट थिंग, आप कोई भी बेरक पढ़ते हैं ना, तो ये बेसिक का चार्ट आपके पास होना चाहिए, या तो आप उसको एक स्टिकी नोट से चिपका लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये लेक्चर्स जुडिशरी स्टूडेंट के लिए है, जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एलएलबी के लिए, एलएलबी का कोई भी एग्जाम दे रहा है सेमेस्टर, उन दोनों के लिए। तो एलएलबी में तो ये चीजें नहीं पूछी जाती है नॉर्मली, पर जुडिशरी में एक आधी एमसीक्यू आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा इन बेसिक से। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक्ट नंबर क्या है बीएनएस का, तो एक्ट नंबर है बीएनएस का 45 ऑफ 2023। ठीक है। सेकंड बेसिक क्या है, प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, तो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है आपको 25 ऑफ दिसंबर 2023 को। अब ये लागू कब हुआ, केम इनटू फोर्स, सीएएफ केम इनटू फोर्स, तो ये आया है 1 जुलाई 2024 से। टोटल एक्चुअली थर्ड पॉइंट है, टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं। और टोटल सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, तो इसमें 358 सेक्शंस हैं। बीएनएस की खासियत यह है कि इसमें कुछ नए ऑफेंसेस को जोड़ा गया है जिनके एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे 111, 112, 113। तो ये कुछ ऑफेंसेस को ऐड भी किया गया है, तो इसको पूछने के चांसेस इनके ज्यादा बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स हमने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इंडेक्स लर्न करने में। तो क्या हम इंडेक्स लर्न होना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं हाँ। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपको, अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। 4 ऑप्शन होंगे, ये ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, तो आप 4 में से 3 को एलिमिनेट, 2 को एलिमिनेट करके आप अपना गैस वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि इसके बाद अच्छा ये सेक्शन है, इसके बाद ये सेक्शन है, तो उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉ पे पकड़ जो होती है ना, वो बन जाती है। पर इंडेक्स को लर्न करने का एक सर्टेन वे होता है। हम अब इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स को हम कैसे लर्न करेंगे। और देखिए लर्न करने का सीधा सा मंत्र है इंडेक्स को, आप आज जाके जो जिस मेथड से मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं ना, आप कुछ मत कीजिएगा, एक बार मेरी स्लाइड्स को देखकर, इस वीडियो को देखकर इंडेक्स लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा इसको देखकर, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा आप खुद लिखने लग जाएंगे, फिर थोड़ी देर पढ़िएगा उसको, और चौथी बार में आप खुद लिख देंगे पूरा। यही तरीका है इंडेक्स को लर्न करने का, और कोई तरीका नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको लर्न करना है तो उसे 2 या 3 बार हाथ से लिख दीजिए, आप उसे याद कर लेंगे। तो देखिए इंडेक्स को पढ़ने का और बीएनएस को पढ़ने का एक सर्टेन वे है। देखिए हम बीएनएस को अपने सहूलियत के हिसाब से 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। बीएनएस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बीएनएस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है जनरल, जो कि चैप्टर नंबर 1 से 4 को हम बोलते हैं, और सेक्शन है 1 से 62। सेकेंड है मेन ऑफेंस, जिसमें हमारा ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन एंड ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2 तरीके के ऑफेंस इसमें है, और ये है 63 से 146। तीसरा है मैटर ऑफ स्टेट, स्टेट से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उसमें 7 से 14 चैप्टर के बीच में आते हैं वो, और 147 से 269 सेक्शन है उनके। और थर्ड है अदर ऑफेंसेस। अदर ऑफेंसेस में अब एक सबसे बड़ा ऑफेंस कर दिया इन्होंने प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का ऑफेंस भी इसी के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 15 से 20 के बीच में ये है, और 270 से लेके 358 तक अदर ऑफेंसेस हैं। हमें इसको डिवाइड करने का रीजन क्या है, देखिए डिवाइड करने का सिंपल सा रीजन ये है कि आईपीसी का जो जनरल, देखिए स्टार लगाए मैंने, 2 स्टार, 1 स्टार, 1 स्टार। आईपीसी के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना, वो या तो इस बी पार्ट से आएंगे, ठीक है, इस बी पार्ट से आपका 70% मेंस में क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लीजिए। 70% नहीं बोल सकता क्योंकि प्रॉपर्टी का ऑफेंस अब उधर चला गया, तो आप मान के चलिए 60% आपके यहां से क्वेश्चन आएंगे मेंस में, और प्रीलिम्स में भी इक्वल टू है, प्रीलिम्स में भी 10% आपके यहां से आते हैं,
और 10% और 15% अब यहाँ से आ जाएंगे, प्रॉपर्टी का ऑफेंस इसमें आ गया है। अब पीछे जितना भी बचता है आपका 70 और ये 70 और 80, 85 और 15% आप इसका मान लीजिए। तो ये जो सारा सिस्टम है इस हिसाब से ही हम बीएनएस पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जनरल पोर्शन को कवर करेंगे बीएनएस में, फिर हम मेन ऑफेंसेस में आएंगे, फिर हम अदर ऑफेंसेस में आएंगे, फिर हम मैटर रिलेटेड टू स्टेट में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम पार्ट ए को, अब हमने बोला चैप्टर 1 से लेके 4 तक, पर इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको थोड़ा और एलोबरेट तरीके से देखना पड़ेगा। तो देखिए पार्ट ए में हमने बोला था 1 से लेके 4 तक चैप्टर्स हैं और 1 से लेके 62 तक सेक्शंस हैं। तो पार्ट ए को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 3, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 4 से 13, जनरल एक्सेप्शंस 14 से लेके 44 और अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट एंड में आता था, अब अटेम्प्ट को इन्हीं के साथ डाल दिया है, तो 4 से लेके 62। तो ये आपका पार्ट ए। पहले हम पार्ट ए को पढ़ेंगे, इनमें हम प्रिलिमिनरी को पढ़ेंगे, पनिशमेंट्स को पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे और अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट को पढ़ेंगे। फिर आता है पार्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। चैप्टर नंबर 5 में है ये, 63 से लेके और 99 सेक्शन तक ये डील करता है। फिर ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मर्डर हो गया आपका, हर्ट हो गया, वो सब इसी में आते हैं, 100 से लेके 146 तक। फिर है पार्ट डी, जैसा बोला हमने, फिर हम पार्ट डी को पढ़ेंगे। पार्ट डी में जो 15 नंबर चैप्टर है वो ये है, ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, 270 से लेके और 297 तक। नेक्स्ट है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, 298 से 302 तक। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 303 टू 334। ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड डिफॉर्मेशन, 335 से 350। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस एंड डिफॉर्मेशन, 351 से लेके 357। एंड लास्ट चैप्टर इज रिपील एंड सेविंग, 358। पार्ट डी हमने जैसे डिस्कस किया था पहले, 15 से लेके 20 तक इसमें चैप्टर्स हैं और 270 से लेके 358 तक सेक्शंस हैं। अब आते हैं हम पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमारा सबसे पहले चैप्टर है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, 147 से लेके 158 तक। ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यहाँ से जनरली कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो हम इसे ऊपर ऊपर से ही देखते हुए चलेंगे। 159 से 168। ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, 169 से 177। ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी, नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैंप, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्री में, 178 से लेके 188 तक। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, 189 से लेके 197 तक। ऑफेंस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट, 198 से लेके 205 तक। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, इससे पहले चैप्टर नंबर 13 है यहाँ पे, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके 206 से 226 तक। और नेक्स्ट है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, 227 से 269 तक। तो ये जो हमने चार्ट्स को डिस्कस किया ना, ये आपको घर पे जाके आज पढ़ना है इनको। अब 3-4 बार देखेंगे। सबसे पहले बीएनएस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल, मेन ऑफेंसेस, मैटर ऑफ स्टेट एंड ऑफेंस अदर ऑफेंसेस। इनके अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स याद कर लेंगे, एसेंशियल याद कर लेंगे, तो आप इस पे आ जाइएगा। जनरल को फिर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ऐसे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी, आपके माइंड में बीएनएस का स्ट्रक्चर आता जाएगा। एक बार अगर आपके स्ट्रक्चर बैठ गया ना, तो फिर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। वरना आदमी क्या करता है, पढ़ता रहता है, पीछे वाला भूलता रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे रनिंग नोट्स को। हम बीएनएस स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आपने 2 चीजों के बारे में सुना होगा, पहला है क्राइम और दूसरा है ऑफेंस। नॉर्मली हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, डे टू डे लैंग्वेज में हम इन्हें, किसी को हम क्राइम बोल देते हैं, किसी को हम ऑफेंस बोल देते हैं, तो ये इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं। हाउएवर ये लीगली डिफरेंस, ये लीगली डिफरेंट चीज है। लीगली डिफरेंट कैसे, देखिए, क्राइम जो है ना, क्राइम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्राइम क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर क्या आता है, कोई भी एक्ट आता है या फिर ओमिशन, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि वॉयलेट करता है लॉ को, और उसके लिए पनिशमेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मर्डर
मर्डर क्या है? क्राइम है। वो ऑफेंस कैसे बना मैं अभी बताऊंगा, पर मर्डर क्या है? क्राइम है। क्राइम कैसे है? मर्डर में आप एक्ट करते हैं, आप किसी को चाकू से मारते हैं, तो आपने एक्ट कर लिया। आप एक लॉ बना हुआ है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, उसे वॉयलेट करते हैं, और भारतीय न्याय संहिता का एक सेक्शन है जो उसे पनिश करता है, तो ये है क्राइम। तो सर फिर ये ऑफेंस से डिफरेंट कैसे हुआ? अब देखिए, ऑफेंस है ना, ऑफेंस एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है। ऑफेंस क्या है? एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है। ऑफेंस में क्या होता है? स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्राइम होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं और उनके लिए पेनल प्रोविजंस होते हैं। जैसे देखिए, अब एग्जांपल ले सकते हैं ओवर स्पीडिंग का। ओवर स्पीडिंग का, अब देखिए, ओवर स्पीडिंग नॉर्मली क्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में क्राइम नहीं है। कोई गाड़ी तेज चला रहा है तो हम उससे क्या सोसाइटी को नुकसान हुआ? क्या नहीं हुआ? मर्डर से तो एक आदमी खत्म हो गया आपका, पर ओवर स्पीडिंग से मरने के चांस है, पर कोई सोसाइटी को नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तो ओवर स्पीडिंग जो है वो क्राइम तो नहीं है, पर ये ऑफेंस किस लिए है? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट ने इसे ऑफेंस बना दिया है। तो हम बोलते हैं ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं ना, तो ऑफेंस होता है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय ए स्टैट्यूट इज नोन एज ऑफेंस। क्राइम में जरूरी नहीं है मर्डर है, मर्डर हर सोसाइटी में चाहे उसके लिए पनिशमेंट दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, वो क्राइम ही है। रेप, ये ब्रॉडर बहुत सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट है। आप पनिशमेंट दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, वो हर सोसाइटी के अंदर एक क्राइम है। पर जरूरी नहीं है कि ओवर स्पीडिंग क्राइम होगा। ठीक है, तो इसका एक रिलेशनशिप बैठता है। वो रिलेशनशिप क्या कहता है कि हमारा जो क्राइम है एक वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, तो ये है आपका क्राइम, और ये है आपका ऑफेंस। ऑफेंस एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से हमारी रिलेशनशिप क्या बैठती है इनकी? ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम बट ऑल क्राइम आर नॉट ऑफेंस। आपको क्लियर हो गया ना? जैसे अब मैं आपको बताता हूं अडल्ट्री। आप एग्जांपल लीजिए अडल्ट्री का, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। अडल्ट्री, अडल्ट्री का एग्जांपल लीजिए। अडल्ट्री में देखिए, पहले इंडियन पिनल कोड ने अडल्ट्री को क्राइम मान रखा था, पर अब हट गया क्राइम से वो। अडल्ट्री जनरली हर सोसाइटी के अंदर क्राइम है। कोई भी लॉस ले लीजिए, वो क्राइम ही माना जाता है। पर अब क्या अडल्ट्री ऑफेंस रह गया? नहीं। क्यों? क्योंकि बीएनएस ने उसे हटा दिया है। बीएनएस ने अडल्ट्री को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, आईपीसी से वो बाहर हो गया। तो अडल्ट्री ऑफेंस तो नहीं है, पर अडल्ट्री क्राइम है, पर इसके लिए अभी कोई सजा नहीं है। तो आपको बहुत क्लैरिफाई हो गया होगा कि क्राइम तो हर सोसाइटी में पनिशेबल होता है, सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है, पर ऑफेंस वो ही एक्ट होगा जिसके लिए हमारे स्पेसिफिक लॉ ने स्पेसिफिक पनिशमेंट दे रखी है। ठीक है, अब जहां तक बात रही ऑफेंस की, तो ऑफेंस बीएनएस में और बीएनएसएस दोनों में डिफाइन है। ये हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब हम जाएंगे। तो 21Q ऑफ बीएनएसएस और 224 बीएनएस के अंदर ऑफेंस को डिफाइन कर रखा है, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बीएनएस के अंदर, वो आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है। ये जितना भी हमने पढ़ा ना, ये क्राइम और ऑफेंस के बीच में डिफरेंस हो गया, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर यहां से एलिमेंट ऑफ क्राइम में एक क्वेश्चन मेंस में आता है। देखिए, जनरली क्राइम जब होता है ना, तो उसके 4 मेन एलिमेंट होते हैं, 4 मेन एलिमेंट होते हैं। पहला होता है आपका ह्यूमन बीइंग, दूसरा एलिमेंट होता है आपका मेंस रिया, थर्ड एलिमेंट होता है आपका एक्टस रियस, और फोर्थ होता है इंजरी।
अब इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी आपकी। तो हम बाकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं इस क्लास में। देखिए, ह्यूमन बीइंग क्या है? अगर किसी आपको क्राइम करना है तो वो ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है बीएनएस के अंदर। मतलब एक्ट जो भी है वो डन होना चाहिए बाय ह्यूमन बीइंग। एक्ट शुड बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, तभी हम उसको क्राइम मानेंगे, ऑफेंस मानेंगे बीएनएस के अंदर। ठीक है। और प्लस वो ह्यूमन बीइंग कैपेबल होना चाहिए पनिशमेंट के लिए, कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। क्या मरे हुए आदमी को पनिश कर सकते हैं? क्या डेड पर्सन को पनिश ही नहीं कर सकते? ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग एक एक्ट करेगा तब वो बीएनएस के अंदर क्राइम होगा, और वो ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, उसको पनिशमेंट का वो कैपेबल होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उसने क्राइम किया है। ठीक है। दूसरा है इंजरी। इंजरी जो कॉज होती है वो भी ह्यूमन बीइंग को होती है। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग को अब जो इंजरी कॉज होती है वो भी ह्यूमन बीइंग को होती है। अब वो ह्यूमन बीइंग के किस पर्सपेक्टिव में होती है? या तो वो उसके प्रॉपर्टी को हो सकती है, या वो उसके रेपुटेशन को हो सकती है, या फिर उसकी बॉडी को हो सकती है, या फिर उसके माइंड को हो सकती है। ये चारों इसके पर्सपेक्टिव हैं कि भाई इंजरी होगी तो ह्यूमन बीइंग को, पर ह्यूमन बीइंग के प्रॉपर्टी को हो सकती है। आपने एक ही गाय मार दी तो उसको इंजरी हो गई, मिसचीफ का ऑफेंस हो गया। यहाँ पे आपने डिफेम कर दिया किसी को, रेपुटेशन को इंजरी हो गई। आपने किसी को हर्ट कर दिया, उसके बॉडी को इंजरी हो गई। और आपने किसी का डिफॉर्मेशन किया तो माइंड में जो मेंटल हैरेसमेंट, वो माइंड को इंजरी हुई। ठीक है। तो ये दो इसके थे, ह्यूमन बीइंग और इंजरी, ये दो इसके एलिमेंट्स थे। थर्ड एलिमेंट आता है हमारे पास में मेंसरिया। अभी आप मेंसरिया को इतना समझिए कि मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन। देखिए, हम बोलते हैं ना इस आदमी का गुड इंटेंशन है, इस आदमी का बैड इंटेंशन है। तो ये जो मेंसरिया है ना, ये बैड इंटेंशन को शो करता है। मतलब आपका कोई एक्ट करने के पीछे का जो इंटेंशन था ना, वो बहुत गंदा था, वो बहुत गलत था, वो इविल था। तो उसे बोलते हैं हम बैड इंटेंशन, मेंस रिया। ठीक है। एक्टस रियस नेक्स्ट आता है, एक्टस रियस। एक्टस रियस, इसको हम बोलते हैं गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट मतलब आपने जो काम किया ना वो बहुत गलत किया। मेंस रिया मतलब तो आपने बैड इंटेंशन के साथ काम किया। एक्टस रियस का मतलब जो आपने काम किया ना वो ही गलत किया है। जो आपका एक्ट था, जो आपका एक्शन था, वो गिल्टी था, वो बैड एक्शन था। तो इसको हम बोलते हैं गिल्टी एक्ट। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्रिमिनल लॉ में एक डॉक्ट्रिन चलती है, उससे ये दोनों आए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक बार हमने बेसिक सारे एलिमेंट्स देख लिए। हाँ, कोई भी क्राइम, अगर आप मैं एक चीज बोलूं आपको, कोई भी क्राइम हुआ है तो उसमें जो दो एलिमेंट होंगे ना, वो कौन से होंगे? वो होगा मेंस रिया और एक्टस रियस। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। ये दो एलिमेंट उसमें होने जरूरी है। हालांकि इनके एक्सेप्शंस भी हैं, पर जनरली किसी भी केस में मेंस रिया और एक्टस रियस होंगे तभी कोई एक्ट आपका ऑफेंस बनेगा। ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में समझते हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस को।